स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल बोधी ट्रिप पे। तो आज हम साइंस के एक सैंपल पेपर का सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। तो इस सैंपल पेपर में सेक्शन ए दिया गया है। इस सेक्शन ए में सबसे पहले सवाल क्या है वो देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में से 1 से 10 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक सवाल 1 अंक का है। तो देखिए सबसे पहला सवाल जो है, नीचे दिए गए विधान को खाली जगह भरें, यानी नीचे दिए सवालों में खाली जगह भरने का हमें करना है। तो देखो, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में खाली जगह का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। ये जो चीज़ है ये प्रकरण नंबर 1 में आता है रासायनिक प्रक्रिया में। और रासायनिक अभिक्रिया में एक प्रक्रिया आती है जिसका नाम है वियोजन की अभिक्रिया। और वियोजन की अभिक्रिया में आता है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन के अंतर ये चीज़ हमें पढ़ने को आती है। यानी सूर्य प्रकाश में अगर सिल्वर ब्रोमाइड को रखा जाए तो सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य प्रकाश की गर्मी की वजह से सिल्वर और ब्रोमियम में अलग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल, कीटोन संयोजन में मौजूद सक्रिय द्रव्यमान कहे या कौन सा शब्द हम शब्द कह सकते हैं कि जो ग्रुप कौन सा है, रासायनिक संयोजन यानी ग्रुप कौन सा है, कौन सा रासायनिक ग्रुप है। देखिए ये जो है इसे कहा जाता है कीटोन। ये कीटोन का है। अब कीटोन की जगह, कीटोन में देखिए मेन तत्व कौन सा है, वो है ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन को रखने वाले सतत्व के बारे में हमारे इस चैप्टर में आ सकता है। और यह है हमारा चैप्टर नंबर 4, कार्बन तथा उसके यौगिक, जिसमें प्रथम है और ये सबसे हम लोग इसमें चैप्टर में सीखे आल्केन, जो कि संतृप्त कार्बन में आता है। दूसरा आल्किन, तीसरा आल्काइन के बारे में हमने सीखा था। फिर इस प्रकरण में हम लोग बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन को रखने वाले सक्रिय द्रव्यमान है। तो ऑक्सीजन को रखने वाले सक्रिय द्रव्यमान इस प्रकरण में कौन से हैं? तो जब हम इसे देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे पढ़ने में आती है, पहले तो हमने अभी ये कीटोन के बारे में बात कर ही ली। अब कीटोन के बाद अगर हम आगे जाते हैं तो कीटोन के बाद आता है, कीटोन के बाद अगर हम आगे जाते हैं तो कीटोन के बाद आता है एल्डिहाइड CHO। इसमें देखिए कार्बन बीच में, ऑक्सीजन का जो परमाणु तो वो बीच में होता है। एल्डिहाइड में ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है वो अंतिम जगह पे होता है, यानी अंतिम कार्बन के साथ जुड़ा होता है। फिर दूसरा जो ग्रुप आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH। अगर इसको देखा जाए तो कार्बन इधर OH है ना, इसमें ये OH, एक मिनट, सबसे पहले ये देखिए अल्कोहल वाला ग्रुप भी आता है। और ये रहा तीसरा चौथा, यानी 4 ग्रुप हैं जो ऑक्सीजन रखते हैं, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कोहल। अभी देखिए जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसमें अल्कोहल भी होता है और लास्ट में ये हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है। अब देखिए दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, जंगली फूल गोभी की चौड़ी पत्तियों को चुनकर सब्जियों में खाली जगह का विकास किया गया है। फुलावर, ये हमारा प्रकरण नंबर 9 उत्क्रांति से आया हुआ सवाल है, जिसमें हम लोग ये टॉपिक है कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन, कृत्रिम चयन यानी इंसान के द्वारा अगर चीज बदल जाए, इंसान के द्वारा की जाने वाली घटनाएं, इंसान के द्वारा की जाने वाली जो चीजें होती है उसकी वजह से अगर कोई चीज बदली तो कृत्रिम चयन के अंतर्गत आती है। फिर चौथा सवाल है, खाली जगह आयोडीन अंतःस्रावी संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो इसका जवाब है थायरोक्सिन। ये चैप्टर नंबर 7 का है, नियंत्रण व संनियमन। फिर साबुन का अध्रुवीय सिरा जलानुरागी होता है जबकि ध्रुवीय सिरा जल विरागी होता है। यह साबुनीकरण का टॉपिक है जो कि है चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड। अब इस टॉपिक में देखिए क्या लिखा है, साबुन का अध्रुवीय सिरा। पहले तो ये देख लीजिए साबुन किस तरह का, साबुन कुछ इस प्रकार की रचना होता है जहाँ पे यहाँ पे या तो सोडियम का आयन होता है या पोटेशियम का आयन होता है या मैग्नीशियम का आयन हो सकता है। मोस्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम का आयन होता है। अब एक जो सिरा है ये है अध्रुवीय सिरा और ये है ध्रुवीय सिरा। इसमें कहा क्या गया है, साबुन का अध्रुवीय सिरा, साबुन का अध्रुवीय सिरा यानी अगर हम इसको देखें तो ये वाला सिरा, ये है अध्रुवीय सिरा। और अगर इस सिरे को देखें तो ये जो है ये है ध्रुवीय सिरा। चलिए ठीक है। अब देखिए इसमें कहा क्या गया, साबुन का अध्रुवीय सिरा जलानुरागी। जलानुरागी का मतलब होता है जिसको जल के प्रति अनुराग हो, और जल के प्रति अनुराग हो यानी जो साबुन में घुल जाए, यानी साबुन के वो पानी के अंदर घुल जाए और ये जो हो साबुन में मिक्स ना हो। ये इसको जल विरागी बोलते हैं, जो साबुन में मिक्स ना हो यानी जो साबुन से दूर भागे। बराबर, अब साबुन से दूर भागे वो होगा जल विरागी। अब ध्यान से देखिए तो जल के भी 2 प्रकार होते हैं। जल के भी 2 प्रकार है, जल में भी हम लोगों ने सीखा, एक जल होता है कठोर जल और एक जल होता है नरम जल या सादा जल।
तो कठोर जल में क्या कौन सी चीज़ उसे कठोर बनाती है? कठोर जल कुछ भी नहीं होता, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्षार या कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनीय रूप में मिल जाते होते हैं। अब देखिए कैल्शियम या सोडियम अगर उसमें पानी में मिलते नहीं तो पानी कठोर नहीं बनता, और ये मिल रहे हैं, इसका मतलब ये पानी में घुल रहे हैं, और पानी में घुल रहे हैं जल के प्रति इनको अनुराग होगा। और इसमें देखिए यही कहा कि जो ध्रुवीय सिरा है वो जल विरागी होता है, नहीं, जो ध्रुवीय सिरा होता है वो जलानुरागी होता है, यानी जल के प्रति उसे अनुराग होता है, जलानुरागी, और ये होगा जल विरागी, बरोबर। तो इसमें कुछ अलग कहा गया, जो बात सत्य है उसके अलग, उससे अलग, तो ये जो बात है असत्य है। फिर हम लोग आते हैं लेंस। देखिए यदि उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो उसकी केंद्र की लंबाई 20 सेमी होगी। तो ये हमारा प्रकरण नंबर 10 प्रकाश वाले प्रकरण से आता है, जिसमें हम लोग लेंस सीखते थे। लेंस के 2 प्रकार, अवतल और उत्तल। अब इसमें देखिए क्षमता, ये है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर में मापते हैं। देखो प्लस 4.0 डायोप्टर बोला है। अभी देखो सूत्र समझिए, फोकल दूरी की और लेंस के पावर की। तो ये सूत्र है D इज इक्वल टू 1/f, यानी इससे हम लोगों को मिल जाएगी उसकी फोकस दूरी, और फोकस दूरी से ज़्यादा ही केंद्र की लंबाई होती है। फोकस दूरी से थोड़ी कम होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है केंद्र की लंबाई। देख लेते हैं हम लोग। तो देखो इसकी जो क्षमता दी गई है 4 डायोप्टर, तो देखिए f हमें निकल जाएगा 1/d से, 1/d यानी 1/4, 1/4 यानी 0.25। 0.25 जो है वो मीटर में आया, इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.25 को मीटर के उसको सेंटीमीटर में करते तो 25 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए हमें इसकी फोकल दूरी कितनी मिल गई, 25 सेंटीमीटर, और फोकल दूरी से ज़्यादा ही होती है केंद्र की लंबाई। तो देखिए इसमें केंद्र की लंबाई 20 दी है, और वो इससे हमें देख के पता चलता है कि असत्य है। अब मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क भाग शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग? अनुमस्तिष्क भाग। ये हमारा प्रकरण नंबर 7 नियंत्रण और संनियमन में मानव मस्तिष्क से रिलेटेड टॉपिक है। फिर अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में एक तत्व का इलेक्ट्रॉन संरचना 2 8 है, यानी प्रथम कक्षा में उसके 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में उसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए प्रथम कक्षा में आने वाले इलेक्ट्रॉन 2 हैं, और उसके बाद ही दूसरी कक्षा भरेगी, और दूसरी कक्षा में ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। यह तत्व किस समूह से संबंधित है? पहले तो देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पूर्ण हो चुकी है। अगर इलेक्ट्रॉन संरचना पूर्ण हो चुकी है तो वो तत्व पक्का कौन सा होगा? उम्दा वायु का तत्व होगा, और उम्दा वायु का जो तत्व है वो 18वें समूह से। अब देखिए एक मिनट, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर हम देखें तो 2 8 है, इसने इलेक्ट्रॉन ना लिए ना दिए, तो जितना कितने अगर इलेक्ट्रॉन की लेन देन ना हो तो परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन संरचना समान होती है। यानी इसमें देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, तो इसका परमाणु क्रमांक भी 10 होगा, और 10 परमाणु क्रमांक है नियोन, तो ये तत्व क्या होगा? नियोन। अब देखिए 9वां सवाल, एक कोषीय कवक क्या है जो कलियों का निर्माण दर्शाता है? वो है यीस्ट। अब 10वां सवाल जो कि उत्क्रांति से आया है, पृथ्वी पर वर्तमान मानव जाति का उत्पत्ति कहाँ हुई? तो ये लिखा है अफ्रीका। ये बहुत साल पुरानी बात है, समझ ले, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 70 लाख साल में होने वाली कहानी है। यानी अफ्रीका ये जो खंड है, यहाँ से निकल के इंसान पूरी दुनिया में फैला। तो शुरुआती मनुष्य कहाँ पे आया, जिस पे दुनिया के कई सारे जीवशास्त्री, कई सारे एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ये सारे लोग एक चीज़ पे मत पे आते हैं कि ये अफ्रीका ही वो जगह है जहाँ पे सबसे पहला, यानी हम बोल सकते हैं फर्स्ट ह्यूमन आया होगा, ये वो जगह है। अब देखिए, अब देखो आंख की लेंस की फोकस दूरी को बदलने का कार्य कौन करता है? तो ये हमारा चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार से सबसे पहला टॉपिक है, जो कि मानव नेत्र। और मानव नेत्र की जो लेंस है, इसको अगर पास की चीजें देखनी तो इस लेंस को मोटा होना पड़ेगा, और दूर की चीज देखनी तो इस लेंस को पतला होना पड़ेगा। अच्छा, यानी लेंस को दबाना भी है या इसको खींचना भी है। तो ये काम करते हैं हमारे आंखों की सीलियरी मांसपेशियां। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अनुरोध अनुसार दें। अब देखिए 12वां सवाल, जिसमें कहा गया है परमाणु त्रिज्या में बाएं से दाएं आवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? देखिए बाएं से दाएं आवृत्ति में परिवर्तन का मतलब, अब इस इधर ही रहे। अब देखिए जैसे कि ये पहली आवृत्ति, पता नहीं पहली आवृत्ति, बरोबर। इसमें 2 ही तत्व हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम।
अब देखिए हाइड्रोजन और हीलियम, देखो आवृत्ति में सबसे महत्व की बात क्या है, आवृत्ति में कक्षाएं समान होती हैं। कक्षाएं समान होने का सबसे बेसिक मतलब यह है कि इसके पास भी एक कक्षा है और इसके पास भी एक कक्षा है। इसके पास एक कक्षा है तो इसके पास, एक मिनट, ये प्रथम परमाणु है तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है। सिंपल सा मतलब है, हाइड्रोजन के पास ज्यादा ताकत है। अगर हाइड्रोजन बन जाएंगे ना, हाइड्रोजन नहीं, प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है। प्रोटॉन अगर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी उतनी बढ़ेगी। यहां पर दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर, दो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और ये सेम नहीं है, दो प्रोटॉन बढ़ेंगे ना तो दो इलेक्ट्रॉन को और ताकत से होल्ड कर पाएंगे। तो होता क्या है, देखिए मैं आपको समझाऊं। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, अब देखो दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन को, भले दो इलेक्ट्रॉन भले एक बढ़ रहा है, पर एक प्रोटॉन में इतनी ताकत है तो वो अपने दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से यूं जाऊंगा ना तो ये प्रोटॉन बढ़ने की वजह से, ये देखो ये रहा हाइड्रोजन, एक मिनट समझिए, ये रहा हाइड्रोजन का परमाणु, एक प्रोटॉन था एक इलेक्ट्रॉन था। अब इलेक्ट्रॉन था एक का ही असर था और एक का था, तो ये थोड़ा सा तो पास में रहा। पर यहां पे देखिए ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज उतना बढ़ गया। तो ये जिसको मैं डार्क करके बता, अब ज्यादा बता तो पॉजिटिव पावर बढ़ गई, अपनी तरफ इसको ज्यादा खींचेगा आसानी से। तो ओवरऑल हमें लग रहा था कि इतना चीजें वो इधर से इधर जाएंगे तो दूर जा रहे हैं, तो क्या बढ़ना चाहिए, इसकी त्रिज्या बढ़नी चाहिए, पर त्रिज्या बढ़ने की जगह घट रही है, क्योंकि नेट इफेक्टिव चार्ज, या हम ये कह सकते हैं कि नेट पॉजिटिव चार्ज कुछ ज्यादा ही बढ़ा है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कुछ भी नहीं है कंपेयर टू प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो जो कनेक्टिंग पावर है, कनेक्टिंग पावर यानी जिसको हम कह सकते हैं पास लेने की जो क्षमता है वो वही रहेगी। और देखिए इन दोनों की में सबसे भी खास बात है कि कक्षा तो उतनी है, एक ही कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एक इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, पर इसको एक ही प्रोटॉन खींच रहा था तो उसकी पूरी ताकत इधर लग रही थी। यहां पे दो है तो ये क्या हो गया, इसी मिनट, और इसके पास इतनी क्षमता कि चार को खींच लेता, पर इसके पास था एक ही इलेक्ट्रॉन। अब इधर दो हैं और इलेक्ट्रॉन भी दो हैं, तो दोनों अपनी ताकत से इसको और पास खींचेंगे। इसकी वजह से हम कभी भी आवर्त कोष्ठक पे जाएं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम किसी भी पीरियड में जाएंगे तो इसकी जो रेडियस है वो बढ़ने घटेगी, क्या होगी, घटेगी। यानी हम कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त कोष्ठक में दाएं से बाएं जाने पर त्रिज्या घटती है। अब देखिए हम लोग क्या लिखें, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। विद्युत धारा, ये चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 विद्युत है हमारा प्रकरण। उसमें सबसे पहली चीज हमें यही समझने को आती है कि विद्युत धारा अर्थात क्या, यह समझाओ। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं विद्युत धारा को परिभाषित करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए विद्युत धारा के लिए चाहिए क्या, चालक। और चालक किस चीज को बहने देता है, चालक हमेशा बहने देता है इलेक्ट्रॉन को। यानी देखिए किसी चालक पर एक मात्रक से गुजरने वाले विद्युत आवेश की शुद्ध मात्रा को, विद्युत आवेश की मात्रा को, शुद्ध मात्रा ने कितने ज्यादा जा रहे हैं, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और यहां से यहां तक जा रहा है और ऐसे कितने सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इस चीज से हमें अंदाजा आता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, या तो हम कह सकते हैं आवेश की। इसकी इस तरह की व्याख्या भी सही है और इस व्याख्या को भी हम लिख सकते हैं कि आवेश के प्रवाहित होने की दर को भी विद्युत प्रवाह कहते हैं। यानी विद्युत प्रवाह को हम लिख सकते हैं आवेश के प्रवाहित होने की दर को हम विद्युत प्रवाह कह सकते हैं, बरोबर। अब आगे का सवाल देखिए, अगला सवाल, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस, ये हमारा प्रकरण नंबर 15 ऊर्जा के संसाधन से सवाल है। अब देखिए इसमें क्या है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, उसका अनुपात क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक, तो बायोगैस जो गांव में यूज होती है उस गैस के बारे में ये इसमें बात की गई है। तो देखिए बायोगैस का मुख्य घटक मिथेन है। मिथेन एक हाइड्रोकार्बन है और कौन सा हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, ये मिथेन जो किस हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है वो है आल्केन। और ये अच्छा खासा, इसका दहन अच्छा होता है और इसका अनुपात कितना है, 4%। 4% से ज्यादा है। अब देखिए जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है। 16 सवाल है जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ से रिलेटेड है। अब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ से रिलेटेड ये चौथा सवाल है, 16वां सवाल सॉरी। तो ये 16वें सवाल में हम लोग आगे बात आने से पहले ये बता दूं मैं आपको, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय ये बात आती है। अब देखिए हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आता है और ये चैप्टर नंबर 16 है
और हमें हमारा पर्यावरण बचाना चाहिए, उसके रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकरण में उसी के बारे में बात की गई है। तो देखिए जैव निम्नीकरण, देखो जैव यानी सजीव और निम्नीकरण यानी खत्म करना जैसी बात होगी। निम्न करना यानी उसकी असर कम करना, उसको कम करना। तो देखिए जिन पदार्थ जैविक क्रिया द्वारा अपघटित किया जाता है उन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैव निम्नीकरण जैसे कि देखिए, जैसे चाय की पत्तियां, फल फूल, या हम बोले ना सड़ा हुआ फल, सड़े हुए फल, इसको अगर आप जमीन में गाड़ दोगे तो क्या होगा, जो छोटे मोटे सूक्ष्म जीव जो जमीन के अंदर रहते हैं वो इन्हें खा जाएंगे, यानी इनको धीरे धीरे करके खा जाएंगे। पर अगर हम प्लास्टिक को जमीन के अंदर डाल दें तो प्लास्टिक जमीन के अंदर गाड़ने के बाद भी खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जैव, सिंपल, वो जैव अनिम्नीकरणीय। तो पता चल गया, जैव निम्नीकरण जिनको जैविक क्रिया द्वारा खत्म किया जा सकता है, और जैव अनिम्नीकरण यानी जिन्हें जैविक क्रिया द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। फिर देखो वाक्य पूरा करो। पुनर्चक्रण विधि की तुलना में पुनः उपयोग की विधि, पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल और पुनः उपयोग यानी रीयूज। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि किसी वस्तु का पुनः उपयोग से ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता। देखिए ऊर्जा का अपव्यय क्या है, देखिए समझिए आप, सिंपल से एक चीज को, सिंगल यूज है, कोई चीज सिंगल यूज है तो उसको हम एक बार यूज कर सकते हैं, पर कोई चीज मल्टी यूज के लिए है तो उसको एक बार यूज करना पागलपन होगा। यानी जैसे कि एक प्लास्टिक की थैली है, हम हर बार हर दुकान पे जाके अलग अलग प्लास्टिक की थैली ले, उससे अच्छा एक प्लास्टिक की थैली घर से ले जाए और हर दुकान पे उसी का यूज करें। क्योंकि देखिए चीज तो उसमें वही रहेगी और वो काम वही करेगी। अलग अलग थैलियों में अलग अलग थैलियां हर दुकान से लेने से अच्छा घर से थैली लेके जाएं तो चीजें आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, तो इससे क्या होगा, देखिए अगर हम अलग अलग जगह से अलग अलग थैली ले रहे हैं तो इससे ये होगा कि नई नई थैलियां बनाना पड़ेगा, और फिर अगर हम उसको कचरे में डालेंगे तो उसको फिर से अब देखो फिर कितनी चीज होती है जो उसको रिसाइकल करती है तो इतनी चीज होती है, वो कुछ भी करके कन्वर्ट होती इतने में। अगर हम इसी चीज को बार बार यूज करें तो इतनी सी चीज इतनी ही रहती। तो देखिए अपव्यय बिल्कुल हुआ नहीं हुआ, तो यही बात इसमें कहा रहा था। फिर देखिए पर्यावरण पर बोझ कम करता है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है। संरक्षण से क्या लेना देना कि वो चीज जो हम आगे काम कर सकते थे वो बच जाती है। यानी संरक्षण यानी वो चीज जो जिसका जितना उपयोग उतना ही करना चाहिए, बेकार का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। सिंपल यही वाली बात बता रहा था इसमें। अब हमारे विभाग बी में इस सवाल के, अब देखिए नीचे दिए गए प्रश्न नंबर 17 से 26 यानी 9 सवाल हैं जिनको 40 से 50 शब्दों में लिखना है, यानी हमें इनका अच्छा खासा संक्षिप्त उत्तर देना है। अब देखिए सवाल नंबर 17 जिसमें एक आ गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाने का सोडा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेकिंग सोडा, इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो इसको गर्म करने पर क्या होता है, इसमें होने वाली प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। ये प्रकरण नंबर 2 एसिड बेस और क्षार से रिलेटेड है। अच्छा तो देखिए निर्माण क्या लिखा, सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा को गर्म करने से प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट, देखिए सोडियम है धातु और कार्बोनेट यानी CO3 आयन। CO3 कौन सा, अब इसकी मालूम है संयुक्त कितनी, 2 होती है और इसकी होती है +1, इसकी -2। अब देखिए तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो देखिए Na2 इस तरह से बनता है, Na2CO3। तो देखिए ये होता है सोडियम कार्बोनेट। इसको आपने जैसे ही उष्मा दी, यानी उष्मा यानी क्या किया, गर्म किया है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2NaH, जस्ट अ मोमेंट, 2NaHCO3। फिर इस तरह से हम लोग रिएक्शन की डायरेक्शन बताते हैं और उसके ऊपर डेल्टा कर दिए। डेल्टा बताता है कि हमने गर्मी दी है और सोडियम कार्बोनेट बनता है, फिर इसमें से जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होता है। अब देखिए 18वां सवाल जिसमें हमें वैज्ञानिक कारण बताना है। तांबे का उपयोग पानी गर्म करने की टंकी बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन स्टील का उपयोग नहीं किया जाता। देखिए इसका मैं कारण आपको बताऊं तो यह है कि जो तांबा है वो उष्मा का अच्छा वाहक है। तांबा, इसके बारे में अगर हम कहें तो ये जो कॉपर है वो उष्मा का अच्छा वाहक है, और तांबे के जो कण हैं वो पानी को शुद्ध भी करते हैं। तो इसीलिए उसमें जो बोलते हैं कि अगर स्टील जितनी अच्छी तरह से उष्मा का प्रसारण करेगी उससे ज़्यादा तेज गति में हमें तांबा करके देगा। इसी कारण से हम तांबे का उपयोग करते हैं। चलिए अब अगला सवाल, जैविक कार्य क्या है, जीवों के लिए 4 महत्वपूर्ण जैविक कार्यों के नाम बताइए। तो चलो जैविक कार्य के बारे में बात करते हैं। तो जैविक कार्य ये हमारा प्रकरण नंबर 6 बायो का सेक्शन है, चैप्टर नंबर 6 जैविक क्रियाएं।
जिसमें सबसे प्रथम पेज पे यही लिखा है कि सभी जीवों द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाएं जीव के अस्तित्व के लिए आवश्यक। तो सजीवों के द्वारा की जाने वाली वह क्रिया जो सजीव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, उन्हें जैविक कार्य के रूप में वर्गीकृत या व्याख्यायित किया जा सकता है। वर्गीकृत की जगह व्याख्यायित लिखिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेन 4 जैविक क्रियाएं, पहली जैविक क्रिया जो है वो है पोषण, दूसरी है श्वसन, तीसरा है वहन और चौथा है उत्सर्जन। पोषण में हम क्या करते हैं, हम खाना पचाते हैं। जो बहुत बड़े बड़े परमाणु होते हैं उनको सिंपल परमाणु में तोड़ते हैं। श्वसन में उन सिंपल परमाणुओं से ऊर्जा निकाली जाती है, यानी श्वसन की प्रक्रिया में हमें ऊर्जा मिलती है। वहन की ऊर्जा शरीर के हर कोष तक पहुंचाई जाती है। फिर ये अंतिम प्रक्रिया जो होती है उत्सर्जन, इसमें हमारे शरीर में से जो हानिकारक, जो वेस्ट मटेरियल है, जो कचरे है, उसे निकाला जाता है। फिर अथवा के रूप में सवाल पूछा गया है, जलवाही उत्तक तथा भोजन वहन करने वाले उत्तक में अंतर कीजिए। देखिए, जलवाही उत्तक है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पौधे के विभिन्न भागों में लिया जाता है। तो ये जो उत्तक है ये किसमें है, पेड़ में। फिर इसके मुख्य वाहक घटक बरोबर, एक वाहकी और एक वाहक है। फिर यह केवल ऊपर की ओर होता है। फिर चौथा मुद्दा है, इसमें केवल पानी और आयन होते हैं। फिर बाष्पीकरण जलीय उत्तक में पानी का संचालन के लिए मुख्य प्रेरक शक्ति है, यानी ये किस प्रकार से काम करता है, बाष्पीकरण की प्रक्रिया का उपयोग करके। फिर अन्य प्रणाली उत्तक के बारे में बात करें तो इसमें प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पत्ती से पौधों के विभिन्न भागों में प्रेषित किया जाता है। फिर दूसरा मुद्दा है, यह ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में चलती है। फिर तीसरा मुद्दा है, भोजन को ग्रासनली उत्तक में स्थानांतरित करने के लिए एटीपी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर 21वां सवाल है, पंकुटी में कायिका जनन आरेख के व्याख्या कीजिए। ये देखिए, ये मुद्दा है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। फिर 22वां सवाल है, प्रकाश परावर्तन अर्थात क्या। प्रकाश परावर्तन के नियम लिखो। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन, तो इसमें देखो परावर्तन से हमें पता चल जाए कि क्या मुद्दा है। परावर्तन में पलट के चले जाना। ये देखिए, ये रहा प्रकाश, यहां से यूं जा रहा है। देखिए, ये प्रकाश का मूल मार्ग था, पर यहाँ पे एक चीज है जिसने प्रकाश को आगे नहीं बढ़ने, तो प्रकाश यहाँ से पलट के चला गया और प्रकाश ये जो पलट के जा रहा है, तो यही इसी चीज को हम कहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अब देखिए क्या लिखा गया है, तो किसी वस्तु की सतह से प्रकाश के परावर्तन को, किसी वस्तु की सतह से प्रकाश के टकराने के प्रकाश को परावर्तन, प्रकाश के टकरा के, ये बहुत गलत व्याख्या लिखी है। किसी वस्तु की सतह से प्रकाश के परावर्तन को टकराने के प्रकाश का परावर्तन नहीं, किसी वस्तु के सतह से प्रकाश का टकराकर अपने मूल मार्ग पर, अपने मार्ग पर दूसरे मार्ग पर जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हाँ, इसको मैं और सामान्य भाषा में लिखूं तो प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से प्रकाश टकराकर जब मार्ग से बदल दूसरे मार्ग पर जाता है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी ये कुछ किस तरह ये होता तो है, हम समझ गए कि परावर्तन में कुछ और नहीं हो रहा साहब। प्रकाश का जब परावर्तन हो रहा है तो प्रकाश के टकरा के बदल जा रहा है, दूसरे रास्ते पे जा रहा है, बरोबर। यहां आ रहा था, इस डायरेक्शन पे आ रहा था, पर अब जब टकरा के चला गया तो दूसरे डायरेक्शन पे जा रहा है। ठीक है, तो कैसे होता है ये, और नियम दिया गया ना, किसी एक रूल के अंतर्गत होता है, ऐसे ही कुछ भी, इट इज नॉट अ रैंडम थिंग, ये अपने आप कुछ ऐसे ही नहीं हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, किसी नियम के अंतर्गत होगा। तो सबसे पहले देखिए सतह, तो सतह है, उससे जो 90 का एंगल बना रहा है उसे सतह का लंब कहते हैं, यानी हम लिख देता हूं मैं लंब। चलो ठीक है। अब देखिए, जो प्रकाश का किरण इससे टकराता है इसे हम कहेंगे आपात किरण। ये जो रहा ये आपात किरण, और लंब से जो एंगल बन रहा है इसे वो कहेंगे आपात कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये प्रकाश टकरा के यहां से यूं चला गया, ये है परावर्तित किरण, ये है परावर्ती किरण। और परावर्ती जो किरण है इसे कहेंगे, और ये देखिए इसने जो कोण बनाया लंब से, कोण बना रहा है लंब से, वो लंब से जो कोण बना रहा है इसे परावर्तन कोण कहा जाएगा। इससे डिनोट किया जा सकता है थीटा आर से। देखिए याद रखिए, प्रकाश के परावर्तन, कोई भी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो ये जिस कोण पे जा रहा है, जितने कोण पे आपात हो रहा है उतने ही कोण पे ये परावर्तित होने वाला है। यानी आपात कोण और परावर्ती कोण हमेशा समान होता है। तो इसको मैं इस तरह रखता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक अलग चीज है, वो प्रकाश का वक्रीभवन होगा, रिफ्लेक्शन। अच्छा देखिए क्या लिखा है, आपात कोण और परावर्तन कोण समान होते हैं। ठीक है। फिर आपात किरण दर्पण के बिंदु की सतह पर खींचे गए आपात स्थिति लंबवत प्रतिबिंब सभी एक है और एक ही तल में होते हैं। यानी देखिए,
आपात किरण भी इसी, देखिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन से लाइट जो निकल के गई आपको नहीं दिख रही, क्यों? क्योंकि वो कहीं और से गई नहीं। जिस मेरे लैपटॉप की स्क्रीन से लाइट इस तरह से टकराई तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन से यूं ही निकलेगी। ऐसा नहीं कि जो दूसरी किरण निकल रही है वो आप मेरी आंखों में दिख रही है पर आपको नहीं दिख रही, क्योंकि वो किसी और डायरेक्शन पे चली गई नहीं। और जिस सतह पे, जिस स्क्रीन पे जाएगी उसी स्क्रीन से वापस जाएगी। ये रहा, देखिए ये वाला, जिस इधर से गई तो इसी सतह से निकलेगी। अब देखिए क्या लिखा है, विद्युत परिपथ का आरेख क्या है, यानी इसके बारे में, इसको मैं कहा गया, ये प्रकरण नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी से सवाल है। विद्युत परिपथ का आरेख यानी हमें क्या बताना है या हमें क्या बनाना है, सर्किट बनाना है, बराबर। सर्किट होता तो उसको चाहिए क्या, वायर चाहिए, क्योंकि विद्युत का वहन के लिए क्या चाहिए, हमें वाहक चाहिए जो विद्युत का वहन होने दे। फिर विद्युत तो वहन है, तो विद्युत अपने आप वहन नहीं होता, उसको विद्युत स्थितिमान चाहिए होता, तो हमें बैटरी वो चाहिए होगा, कौन सा, वोल्टेज का सोर्स यानी बैटरी चाहिए होगी। फिर करंट कितना बह रहा है उसको मापने के लिए हम लोग एमीटर का उपयोग कर सकते हैं। और करंट हम बहा किसके लिए, किसी साधन को चलना तो कोई साधन चाहिए। देखो अब देखो, जिस आरेख में विभिन्न विद्युत घटकों की सापेक्ष स्थिति को कनेक्शन करके विद्युत प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाए तो उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। मैप सिंपल सा कि विद्युत इस तरह से जा रही है। देखिए ये रहा बैटरी का सोर्स, देखिए हमेशा जो लंबा साइड होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और ये रहा नेगेटिव टर्मिनल। देखिए ये एक बैटरी, ये दो बैटरी, तो इसको हम समझते कि यहाँ पे हमने दो बैटरियां जोड़ी हैं। फिर देखिए हमेशा करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव ये करंट जा रहा है, बरोबर। यहाँ पे ये जो चीज है ये है बल्ब, ये जो है वो एमीटर, और ये जो है के यानी कि स्विच, ये स्विच यानी ये के है हमारी कुंजी, बरोबर। अब देखिए चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक अच्छा सवाल है जो कि प्रकरण नंबर 12 से ही है। प्रकरण नंबर 12 से कुछ ना कुछ अच्छा आ सकता है, या तो वो सवाल हो सकता है तो किसी चीज को सिद्ध करना होगा। अच्छा तो ये सवाल है, यदि 20 ओम यानी 20 ओमेगा, ये इस तरह सिंबल से दर्शाया जाता है, यदि 20 ओम प्रतिरोध वाला विद्युत लोहा 5 एम्पियर धारा खींचता है। देखिए कितना प्रतिरोध है, 20, बरोबर। 20 ओम यानी हर चीज का अपना एक प्रतिरोध होता है ना। विद्युत वो बहने तो देता है पर क्या होता है, थोड़ा सा उसकी तरफ से भी रखता है ना। समझिए रोड पे, बरोबर, रोड कितनी भी अच्छी क्यों ना बनाई जाए, बरोबर, रोड कितनी भी अच्छी क्यों ना बनाई जाए, उसमें टायर को तो घिसारा लगता ही है, कितनी भी अच्छी रोड क्यों ना बना दी गई हो। अगर रोड पे तेल भी गिरा दिया जाता है तब भी टायर हमारे आज नहीं तो कल घिसेगी। किस वजह से रहे, घर्षण की वजह से। तो भले ही वाहक हो, उसका थोड़ा तो अपना अवरोध तो होता है। अवाहक तो उसके पास तो अवरोध बहुत ज्यादा, उसका अवरोध इतना ज्यादा होता है कि वो किसी चीज को, विद्युत को बहने नहीं देता। अब देखिए सवाल में क्या है, यदि 20 ओम प्रतिरोध वाला विद्युत लोहा 5 एम्पियर धारा, देखो विद्युत प्रवाह कितना बह रहा है, ये देखो हमें रेजिस्टेंस तो मिल गया, और प्रवाह कितना है, आई 5 एम्पियर खींचता है, तो उत्पन्न उष्मा 30 सेकंड में कितनी होगी, उत्पन्न उष्मा निकालना है। तो ये प्रकरण नंबर जो 12 है उसमें विद्युत प्रवाह की उसमें असर आएगा, और उसमें डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला सिखाया है जो कि H = I²RT जूल। ठीक है, अब देखिए आई, इसमें सब चीजें हमें पता है, याद रखना इस प्रकरण में कभी भी गिनतियां करो तो टी जो आएगा वो हमेशा सेकंड में लेना, बरोबर। तो देखो H = I²RT, आई कितना है यानी करंट 5, और R कितना है, अवरोध 20, और T कितना है 30 सेकंड। तो देखिए जब इनका गुणा करेंगे तो 15,000 आएगा जूल, इतनी गर्मी उत्पन्न होगी। ठीक है, अब चलिए आगे का सवाल नंबर 24 फ्यूज से रिलेटेड है। फ्यूज है चैप्टर नंबर 12 में भी है, और ये मुद्दा चैप्टर नंबर 30 से भी रिलेट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 विद्युत, और ये है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। अच्छा समझाइए, फ्यूज सभी घरेलू विद्युत परिपथों में एक महत्वपूर्ण घटक है। हाँ, यानी किसी का भी घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें फ्यूज ना हो। आज तो एमसीबी ईएलसीबी आ गए, पर पुराने टाइम पे फ्यूज होता ही था, और ऐसा एक भी घर आपको नहीं मिलेगा जहां फ्यूज ना हो। देखिए क्या होता था, इसका महत्व उसको पहले मैं समझाऊं आपको कि घर में जब एक साथ जरूरत से ज्यादा साधन आ जाते तो घर पे इलेक्ट्रिसिटी की जो ग्रिड है, इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर, उन पे लोड बढ़ जाता है। अब तो हमने जो पिछला सवाल गिना, ये जो पिछला सवाल था, हमने देखा विद्युत प्रवाह की उसमें असर यानी उस विद्युत प्रवाह जा रहा तो सिर्फ वो ऐसे नहीं जाएगा, वो गर्मी भी उत्पन्न करेगा। अब देखिए इतने सारी चीजें चला रहे हैं हम लोग, करंट बढ़ा रहे हैं। आपने देखा जो हीटिंग इफेक्ट है H, हीटिंग इफेक्ट वो I² के प्रोपोर्शन है। I² के प्रोपोर्शन में इसका मतलब कि करंट डबल करेंगे ना तो हीटिंग इफेक्ट 4 गुना हो जाएगी। तो हमने समझ लो हमने 10 साधन जोड़ लिए तो हीटिंग इफेक्ट तो और बढ़ गई। तो कभी ऐसा होता है कि वायर इतना गर्म हो जाता है कि वो शॉर्ट सर्किट मार जाता है। अगर वो शॉर्ट सर्किट नहीं मारा तो आसपास की चीजों को कहीं गर्म कर दे, वो वायर जो था, जो इंसुलेशन वायर था, उसको जला दे, और उसकी वजह से कहीं बहुत बड़ा खामियां जो हमें भुगतना पड़ सकता है। यानी घर के मेन सर्किट अगर टूट जाए, घर का चालू जगह से कोई वायर निकल जाए तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बचने के लिए घर की शुरुआत में जहां से मेन ग्रिड होती है
वहां पे फ्यूज वायर जुड़ता है। फ्यूज वायर का जो मेटल होती है उसका गलनांक नीचा होता है, ज्यादा गर्म होगा तो अपने आप पहले वही जल जाएगा, बरोबर। यानी यहां से ही जा रहा है और बहुत ज्यादा लोड यहां से जा रहा है तो ये बाकी सारी जगह से सेम लोड जा रहा है, पर यहां से जो ये सबसे कमजोर कड़ी है, यानी अगर कुछ भी टूटना हुआ तो सबसे पहली कमजोर कड़ी ये टूट जाएगी, पर ये लोड के एकदम पास है तो क्या होगा, आगे आगे बहुत बड़े बड़े डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड है वो नहीं जलेंगे, ये जलेगा। तो इसको चेंज भी आसानी से किया जाए तो हमारा घर में भी बचा जाता है। अब देखो, सभी घरेलू विद्युत परिपथों में फ्यूज एक महत्वपूर्ण घटक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथ और विद्युत उपकरण में अवांछित उच्च धारा प्रवाहित होने पर, देखिए क्या लिखा, अवांछित उच्च धारा प्रवाहित होने से रोककर संभवित क्षति को रोक सकता है। यानी हमने सोचा उससे ज्यादा अगर प्रवाह बह रहा है जो हमें पता नहीं, और उसे अगर हम रोक देंगे, बरोबर, यानी रोक देंगे नहीं, अगर उनसे हम रोक नहीं रहे, हमें पता नहीं है, पर इसमें से बहेगा तो ये गर्म होगा, और ये गर्म होगा तो ये पिघल जाएगा, और पिघल जाएगा तो हमारा घर के कई सारे जो साधन है वो बच जाएंगे। अब देखिए, ठीक है, अब निवसन तंत्र में विघटकों की क्या भूमिका है। जस्ट अ मोमेंट दोस्तों, चलिए ठीक है, अब हम अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। निवसन तंत्र में विघटकों की क्या भूमिका है। तो ये हमारा प्रकरण नंबर पर्यावरण से, हमारे पर्यावरण रिलेटेड, चलिए देखते हैं। अब देखिए, ऐसे जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित करते हैं उन्हें हम विघटक कहते हैं। देखिए, कुछ जीव बैक्टीरिया और कवक जीवों के शवों को उत्सर्जन में विघटित करते हैं। ठीक है, वनों के महत्व की व्याख्या कीजिए। वनों का क्या महत्व है उसके हमें समझना है। तो ये हमारा सबसे अंतिम प्रकरण है, ये निबंध जैसा प्रकरण है। इसकी समझ हमारे अंदर पहले से, यानी इस चीज को हम देखते ही हुए आए हैं। हमारे पर्यावरण क्या है, हम लोग छोटी क्लास उसमें सब्जेक्ट भी आता था पर्यावरण, उसी से रिलेटेड। अब देखियो, वन बहुत मूल्यवान संसाधन है। अब संसाधन आ गया, संसाधन क्या होता है, वो चीज जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है। तो देखिए, वनों से भोजन, चारा, इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, जड़ी बूटी, गोंद, रबर, साल, बांस आदि प्राप्त होते हैं। फिर देखो, जंगल से प्राप्त बांस का उपयोग मुख्य रूप से झोपड़ी और भंडारण के लिए किया जाता है। वन विभिन्न प्रकार की वन्य तथा वनस्पतियों का घर है। हाँ, जड़ी बूटियां, ये सारी चीज बहुत है। और चलिए इससे एक फैक्ट बता दूं कि अगर हम अमेज़न के वर्षा जंगल की बात की जाए तो अमेज़न के वर्षा जंगल में 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत सारी प्रजाति आपको देखने मिलेगी, क्योंकि वर्षा जंगल है। वर्षा जंगल हमेशा हरा भरा रहता है, और जो चीज हरी भरी है वहां की विविधता भी बड़ी अद्भुत होती है। फिर पर्यावरण के संरक्षण के लिए वन बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, वन क्या करते हैं, वन की जड़ें जमीन तक फैली होती है, तो जहां पे जंगल होगा ना वहां पे रेगिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, सबसे पहली तो बात यह है। और फिर वो क्या करते हैं, वो बारिश को लाने में भी महत्वपूर्ण करते हैं। अब देखिए, बारिश को लाने में महत्वपूर्ण, यानी हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी का जो चक्कर है वो अच्छी तरह से इसको बचाते हैं। फिर वन भारी ऊर्जा और बहुत तेज हवाओं की गति को कम करने, भूमि कटाव को नियंत्रित करते हैं। फिर हम आते हैं सेक्शन सी पे। अब देखिए, प्रत्येक सवाल 3 गुण का है। अब देखिए क्या है, पदार्थ, बरोबर, पदार्थ एक्स का घोल भूरा नीला रंग का है, यानी ब्लूइश कलर का है। वस्तु का नाम एक्स रखे, इसका रासायनिक सूत्र, यानी जो पदार्थ है ये है क्या। फिर तत्व का नाम बताइए, प्रक्रिया के अंत में किस रंग का लेप लगाया जाता है, और दोनों के बीच दी जाने वाली रासायनिक प्रक्रिया का समीकरण दे। पदार्थ एक्स का नाम क्या है, कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट एक ऐसा घोल है जो कि क्या है, भूरे नीले रंग का है। फिर तत्व का नाम लोहा है, ये क्या था, दूसरा तत्व का नाम बताइए। इसमें जो कौन सा था, वाय, एक मिनट, एक्स का घोल रंग भूरे नीले रंग का है, वस्तु का नाम एक्स रखते हैं, इसका रासायनिक सूत्र, तत्व वाय का नाम बताइए। दूसरा सवाल है, वाय का नाम, जो प्रक्रिया के अंत में किस रंग का लेप लगाया जाता है। तत्व वाय का नाम एफी यानी लोहा है। लोहा यह एक भूरे रंग व कोटिंग के साथ कॉपर किया जाता है। रासायनिक प्रक्रिया क्या है, ये रासायनिक प्रक्रिया थी विस्थापन की प्रक्रिया। जब कॉपर सल्फेट के द्रावण में जब लोखंड को डाला जाता तो लोखंड कॉपर की जगह ले लेता था, कॉपर यानी तांबे की, और फेरस सल्फेट बन जाता तो कॉपर अलग बन जाता था। इसमें याद रखिएगा,
ज्यादा सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु की जगह लेती है, यानी सक्रिय धातु की श्रेणी बनाई जाए तो उसमें आयन उससे ऊपर आएगा, जो कि ये था कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड और फिर हाइड्रोजन आएगा। ये है बराबर। फिर हम लोग देखते हैं सक्रियता श्रेणी में मध्य में धातुओं के निष्कर्षण की व्याख्या कीजिए। धातु का निष्कर्षण यानी धातु मोस्ट ऑफ कितनी ज्यादा सारी धातु जो किसी ना किसी मिक्स फॉर्म पे यानी किसी ना किसी के साथ संयोजित हुई है। अब जब ये संयोजित हुई है तो संयोजन हमारे काम की चीज नहीं है। हमारे काम की जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये जो संयोजन है इसमें से हम जो चाहते हैं वो मिल जाए कि ना मिल जाए, तो उसको इसी को हमारे काम की चीज निकालने की प्रक्रिया को हम निष्कर्षण के रूप में कह सकते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, सक्रियता श्रेणी पे बीज धातु जैसे लोहा, जस्ता, यानी ये कैसी धातु है, बीज की धातु है जो इतनी सक्रिय नहीं है। लोहा, जस्ता, सीसा, तांबा आदि मध्यम प्रतिरोधकता होती है, यानी वो इनके पास सक्रियता तो होती है पर ये इतनी सक्रिय नहीं होती कि हर प्रक्रिया करें। ये धातुएं आमतौर पर प्रकृति में सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है जो मध्य सक्रिय, बराबर। फिर धातुओं को उसके सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में उससे ऑक्साइड से प्राप्त करना आसानी महत्वपूर्ण मुद्दा है कि धातु कार्बोनेट या सल्फर के रूप में तो है, नेचर ने दिया है, कुदरत ने उनको इसी तरह से बनाया है, पर उसके सल्फाइड है उसमें से निकालने से आसान हमारे लिए होगा पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करें और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद उस धातु को निकालना आसान है। इसीलिए धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में अपचयन से पहले ऑक्साइड रूप में परिवर्तन करना आवश्यक है। ऑक्साइड रूप में यानी कार्बोनेट है कार्बोनेट रूप में या सल्फाइड रूप में सल्फेट रूप में, बराबर, इस तरह के रूप में है। उसमें से डायरेक्ट निकालने से अच्छा हमारे लिए है कि हम उसके ऑक्साइड बना लें, ऑक्साइड बनेंगे फिर ऑक्साइड में से निकालना आसान है। फिर सल्फाइड असर वाले अवयव को बड़ी मात्रा में हवा की उपस्थिति में सख्त करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, इस विधि को पूंजन कहते हैं। फिर जब कार्बोनेट अयस्क को सीमित मात्रा में हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है, इस ऑक्साइड को कैल्सिनेशन कहते हैं। कार्बोनेट को सीमित हवा की उपस्थिति में गर्म करो तो ये ऑक्साइड में, तो कैल्सिनेशन आप समझिए। कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करो तो कैल्सिनेशन। उदाहरण के लिए अयस्क के लिए फ्रैक्चर और कैल्सिनेशन की प्रक्रिया इस प्रकार है, देख लेते हैं। भूंजन की प्रक्रिया में क्या किया, सल्फर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, तो देखो जिंक सल्फर, उसको हमने जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। और कैल्सिनेशन में क्या किया, कार्बोनेट को ऑक्साइड में हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर देखिए धातु ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करोगे तो उसका कार्बन क्या करेगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा है कंपेयर टू धातु, तो ये क्या करेगा, इसमें से ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा। अब देखिए जब ऑक्सीजन को उसने अपनी तरफ खींच लिया तो सिर्फ यही मेटल बची। फिर कार्बन के अलावा सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम जैसी अधिक सक्रिय धातुओं को भी अक्सर उपचयक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह कम सक्रियता वाली धातुओं को उनकी योगिता से विस्थापित करता है। उदाहरण के लिए जब मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ गर्म किया जाता है तो प्रक्रिया इस प्रकार है। मैंगनीज ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ, अब देखिए एल्यूमिनियम जो है वो मैंगनीज से थोड़ा ज़्यादा सक्रिय है। अच्छा, तो ये जो एल्यूमिनियम है वो इसके साथ एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है। अब देखिए ये सवाल, एक न्यूरॉन की रचना वाला एक आरेख बनाए तथा उसके कार्य का वर्णन करिए। प्रकरण नंबर 7 जिसका नाम है नियंत्रण और स्वनियमन, उससे रिलेटेड है। अच्छा, न्यूरॉन गणन के भाग का हिस्सा है। देखिए इसमें क्या क्या है, कोशिका केंद्र, कोशिका काय, तंत्रिका, ये सारे हिस्से हैं। और ये देखिए ये इसकी ड्राइंग है जो कि हमारे न्यूरॉन की, ये हमारी बॉडी में परिवहन तंत्र में, यानी हमें मैसेज, हमारे दिमाग को मैसेज देता है कि हमें चीज़ गर्म लग रही है, किस तरह से लग रही है। फिर मादा जनन का चित्र बनाइए, जनन अंगों का नाम लिखिए तथा उसका वर्णन कीजिए। ये सारा मुद्दा है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। फिर लक्षण जीन द्वारा कैसे नियंत्रित होते हैं। लक्षण यानी किस तरह, लक्षण का मतलब ये हमारी भाषा का लक्षण नहीं है कि ये इस तरह से दिख रहा है, ये इस तरह से। हमारी भाषा के लक्षण में होता है कि ये क्या कर रहा है, इसके कार्य के हिसाब से। जैसे कि लड़का बहुत पढ़ रहा, तो हम कहते हैं कि हमें इसके लक्षण लग रहे हैं कि आगे कुछ अच्छा कर लेगा। बट बायोलॉजी का लक्षण का मतलब ये तो कि उसके ट्रेट या उसके कैरेक्टरिस्टिक या उसकी कैसे लक्षण, उसके बारे में बोल सकते हैं कि किस तरह से, उसके जो बोलते हैं ना भौतिक, उसके भौतिक कितनी चीज़ें होती हैं, जैसे कि किस तरह से दिखता है, किस तरह की उसकी आंखें हैं, ये सारे बहुत लक्षण में लेते हैं।
और इसका जो भी डेटा होता है वो सेव होता है हमारे डीएनए में। देखिए ये प्रकरण नंबर 9 का हिस्सा है। अब देखिए कोशिका डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण की सूचना का स्रोत है। सही बात है, डीएनए हमें कैसे संश्लेषण की सूचना देता है। अब देखो एक जीन डीएनए का एक कंपार्टमेंट है, यानी एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट सांकेतिक भाषा है। एक प्रोटीन एक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। जीवों में एंजाइम कुछ प्रक्रियाओं के उत्तेजित करते हैं। अब ये इस क्रिया के उत्पन्न एक विशिष्ट लक्षण की अभिव्यक्तियों को प्रेरित करता है। अब देखो क्या लिखा है, बगीचे में मटर पौधों की ऊंचाई का चिन्ह होता है। फिर पौधों की ऊंचाई विशिष्ट हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है जिसे संश्लेषण किया जा सकता है। अंतःस्रावी ग्रंथि की मात्रा एक विशिष्ट एंजाइम के कारण होती है। अब देखिए ये 32वां जो सवाल है, जो कि क्या है, 18 सेमी लंबाई की एक वस्तु को 27 सेंटीमीटर दूर 7 सेंटीमीटर वाली लंबाई की एक वस्तु दी है। स्पष्ट प्रतिबिंब पर ध्यान दर्पण से कितनी दूर होगा और प्रतिबिंब का प्रकार और आकार साइज बताओ। और देखिए सबसे पहले तो इसमें हमने क्या किया, 18 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 27 सेंटीमीटर दूर 7 सेंटीमीटर वाली लंबाई की एक वस्तु दी गई है। इस सवाल का डेटा आधा दिया गया है, कुछ ना कुछ इस सवाल में डेटा आधा दिया गया है। अब क्या लिखा गया है, अगर अवरोधों को श्रेणी में संयोजित की जाए तो उसका किस तरह से हमें सूत्र मिलेगा, ये सवाल उससे रिलेटेड है। तो देखिए अगर अवरोधों को हमने श्रेणी में संयोजित किया है तो श्रेणी में संयोजित करने का मतलब क्या है कि तीनों अवरोधों को एक साथ लाइन बाय लाइन किया है। अब देखिए इसमें से करंट को जब बदलने के लिए तो रास्ता मिल नहीं रहा है। देखिए करंट को जाने के लिए तो एक ही रास्ता मिला, तो अगर अवरोधों को श्रेणी में रखा है तो उनका क्या समान होगा, उनका करंट समान होगा, यानी उनका प्रवाह समान होगा। प्रवाह क्या होगा, समान होगा। प्रवाह समान होने के बाद अगर मैं अगली बात बताऊं तो उनमें से दूसरी कौन सी चीज ऐसी होगी जो, अगर देखिए एक चीज समान है तो एक चीज बदलेगी, वो क्या होगी, विद्युत। एक चीज बदलेगी वो क्या होगी, विद्युत स्थितिमान। एक चीज बदलेगी वो होगी विद्युत स्थितिमान। चलिए ठीक है, विद्युत प्रवाह समान और विद्युत स्थितिमान बदल रहा है, बरोबर। और फिर इधर आप लगा दीजिए ओम का नियम, जो कि था V = IR। अब देखिए मैंने क्या बोला, विद्युत स्थितिमान बदल रहा है। अब देखिए कैसे इसकी कैलकुलेशन शॉर्ट में देखिए। पहले तो ये सिंपल सी सारी बातें हैं कि क्या है, किस तरह से इसे आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए V = IR, देखिए क्या बदल रहा है यहाँ पे, वोल्टेज, वो वोल्टेज बदल रहा है ना, विद्युत स्थितिमान। तो देखिए टोटल कितना है, यहाँ पे V1 था, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3। तो देखिए V = IR होता है। अब देखिए V तो बदल रहा है, देखो टोटल तो टोटल हमने इधर से कितना वो दिया, अवरोध V जितना दिया, समझ लो। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 8 वोल्टेज का दिया, तो यहाँ पे समझ लो 2 वोल्टेज, यहाँ पे 4 वोल्टेज, तो टोटल तो यहाँ पे कितना होगा आपको पता है, 2 + 4 6। तो अब 8 दे रहे हैं तो 2 इधर वपरा गया, 4 इधर बचेगा कितना, वो इधर ही वपराएगा, बचा दो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 8 वोल्टेज बराबर 2 + 4 + 2, तो बस यही V = हमने टोटल V जितना वोल्टेज दिया, यहाँ एक जगह पे V1 हुआ, दूसरी जगह पे V2 हुआ और तीसरी जगह पे V3। अब देखो V = IR, ये ओम का नियम है। तो देखिए इधर मैं लिख दूंगा IR, देखो V1 तो क्या आएगा IR1। इधर एक मिनट, इधर मैंने I1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने ये बताया करंट सेम जा रहा है, इस अवरोध से भी I जितना ही करंट जा रहा है, इससे भी I जितना और इससे भी I जितना। तो IR1 + IR2 + IR3। देखिए I कॉमन निकाल लूँ, IR से I कॉमन निकालें तो देखिए क्या होगा, R1 + R2 + R3 होगा। अब देखिए I कॉमन निकाला, यहाँ से आई गया, यहाँ से आई गया, तो R बचा, R = R1 + R2 + R3 हुआ। तो देखिए यही है हमारा सूत्र, कि इसका मतलब यह है कि जो कुल अवरोध आता है वो बहुत बड़ा आता है, यानी सब बड़े अवरोध से भी बड़ा अवरोध हमें इसमें मिलता है। चलिए ठीक है, ये पूरा का पूरा नियम था हमारा। फिर 34वां सवाल जो है कि वो है जीवाश्मी ईंधन क्या है, इसके 2 दोष बताइए। तो जीवाश्मी ईंधन ये होता है जो जीवों की अश्मि से बनता है, यानी हजारों करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पे इतने सारे सजीव थे जो मरे, उनकी अश्मि यानी उनकी जो हड्डियां हैं उनसे जो हमें ईंधन मिला वो है जीवाश्मी ईंधन। इसके दोष तो इनके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड यानी ग्रीन हाउस गैसें कुछ ज़्यादा ही बनती हैं। फिर एक तो ये अनंत काल तक चलने वाले हैं नहीं, ये चीज़ है। अब देखिए आज हम अपनी अधिकांश ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करते हैं। और ये जीवाश्म ईंधन क्या है, यानी देखिए पहले तो देखिए हम लोग इससे निर्भर कर रहे हैं, और ये पृथ्वी पे पृथ्वी पर नहीं, हमारे भारत की जो ऊर्जा होती है उसमें से 50% से ज़्यादा, मिनिमम 50% लीजिए,
कि इतनी ऊर्जा हम लोग सिर्फ जीवाश्म ईंधन से ही पूरी कर रहे हैं। अब देखिए इसका नुकसान क्या है। जीवाश्म ईंधन के बनने में लाखों साल लगते हैं और इसकी मात्रा सीमित है। सबसे पहले तो ये कि ये नॉन रिन्यूएबल है, एक बार खत्म फिर खत्म। जीवाश्म ईंधन का अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं है। फिर जीवाश्म ईंधन को कम करने के उपाय। जीवाश्म ईंधन जलने से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित उपायों से कम किया जा सकता है। देखो विभिन्न तकनीक द्वारा ईंधन का कुशल दहन, अच्छी तरह, एक मिनट, ईंधन का कुशल दहन होगा तो ग्रीन हाउस गैस कम निकलेंगे। दहन अच्छी तरह हो रहा है तो इतनी तकलीफ नहीं है कंपेयर टू अपूर्ण हवा में कम ऑक्सीजन की हाजिरी में अब जो दहन होगा तो वो ज़्यादा धुआं, राख और धुआं ज़्यादा निकालेगा। फिर सीएनजी का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाना। फिर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। यानी अगर पर्सनल काम के लिए आप निकल रहे हो और वो भी काम छोटा सा है और उसके लिए आप अपनी बड़ी सी गाड़ी निकाल रहे हो तो कंपेयर टू उसी काम के लिए आप साइकिल से गए होते तो उतना ही दहन कम होता है, दहन ही नहीं होता। तो इसके लिए अगर छोटा काम हो तो दहन के जिन साधन से दहन हो रहा है उनको रोक दीजिए। फिर अंतिम सेक्शन जो कि है सेक्शन डी। सेक्शन डी में देखिए क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के संगठन का रासायनिक समीकरण लीजिए, इसके 4 उपयोग नाम देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी। पीओपी देखिए क्या होता है। पीओपी जब हम आते हैं जिप्सम को, जब हम 373 केल्विन तापमान पे अगर हम गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, बरोबर, 373 केल्विन। फिर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कई जगह पे काम आता है। इस प्रकार प्लास्टर ऑफ पीओपी सल्फेट का एक ही आधा हाइड्रेट है। आधा हाइड्रेट यानी यहाँ पे कितना हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, आधे। ये रहा देखिए, बरोबर, CaSO4 × ½ ये रहा। अब देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें, इसके उपयोग क्या है, तो निर्माण के उपयोग में होता है। फिर टूटी हड्डियों को जोड़ने में भी इसका होता है, टूटा फ्रेम का मोल्ड बनाना भी होता है और खिलौने और मूर्तियां बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक यौगिक क्या है, इसका वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक HCl जो कि हमारे इंसान के पेट में भी होता है, ये वाला एसिड। देखो संवैधानिक घटक क्या है, पेंटीन के घटकों के लिए संवैधानिक सूत्रों का नाम बताएं। ऐसे देखो ये चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4 संवैधानिक, बरोबर, यानी एक ही चीज बार बार हो रही है। देखो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है उन्हें हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। हाइड्रोकार्बन की ये व्याख्या है। फिर हाइड्रोकार्बन यौगिक का वर्गीकरण किस प्रकार है, तो सबसे हाइड्रोकार्बन यौगिक का वर्गीकरण देखते हैं। आल्केन यौगिक, आल्केन, तो आल्केन में कार्बन के बीच में कितना बंध होता है, एक ही आबंध होता है, बरोबर। और ये आल्केन के, तो और इनको एक मिनट, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी आते हैं। संतृप्त यानी तृप्त हो चुके हैं, अब इन्हें कोई रासायनिक प्रक्रिया आगे करने की जरूरत है नहीं, या करेंगे ही नहीं, क्योंकि इनको जो चाहिए था वो हो चुका। चलिए ठीक है। फिर आल्किन, इनमें ये वो यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, बरोबर, और इनको आयन लगाया जाता है इनके प्रति, ब्यूटाइन, पेंटाइन। फिर आल्काइन, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इन्हें कहेंगे हम आल्काइन, ठीक है। अब इनके अणुसूत्र और इनके कितने सारे संयोजन है, जैसे कि पेंटेन देखते हैं तो पेंटेन देखो, पेंट लग रहा है 5 कार्बन होंगे पक्का, और एन प्रत्यय लग रहा है आल्केन होगा। आल्केन होगा इसका सिंपल सा मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा हमारे पास। चलिए ठीक है, तो कार्बन देखिए, तो पहले इस तरह से देखो स्केलेटल ड्राइंग कर लो। सी कार्बन है तो देखो 1 2 3 4 एंड देन 5। अच्छा ठीक है, पेंटेन, बरोबर, आल्केन का ग्रुप है, और आल्केन का हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का अर्थात सिंपल हाइड्रोजन और कार्बन ही, उसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन के रूप में हम व्याख्यायित करते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें कितने कार्बन है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंपल देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच, जहां कार्बन और के बाद हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन होगा। देखो ठीक है, ये रहा, इस तरह से आप ड्राइंग करोगे तो भी चलेगा। देखिए ये देखिए इस तरह, देखिए CH3, देखो ये रहा CH3, ये देखो ये CH2 और ये रहा CH3। देखिए ये था पेंटेन, 3 था, और देखो इसको ऐसे लिखते हैं C5H12। कैसे, देखिए अगर मैं बताऊं, देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, और कितने हाइड्रोजन है। देखिए ये ड्राइंग थोड़ी सी मैसी हो गई, इसको मैं साफ करता हूं। चलिए ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और इसका इस तरह से ना समझो तो आल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, ये आल्केन का सामान्य सूत्र है। इस तरह से आप सूत्र लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की संरचना होगी। मिथाइन ब्यूटेन, मिथाइन ब्यूटेन, बरोबर, मिथ 1 आइन, देखिए
ब्यूटेन, ब्यूटेन यानी 4 कार्बन है, और 1 मिथाइन ब्यूटेन भी बोल सकते हो, 1 मिथाइन या 2 मिथाइन, 2 मिथाइन ब्यूटेन, सॉरी 2 मिथाइन ब्यूटेन। देखिए इसको कैसे बोलते हैं, 2 मिथाइन यानी सेकंड नंबर के 2 मिथाइन बोल, सेकंड नंबर के कार्बन पे ब्यूटेन, ब्यूटेन यानी 4 कार्बन होंगे, उसमें सेकंड नंबर कार्बन के साथ ये एक कार्बन है, मिथाइल बोला ना इसकी वजह से। और देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो देखिए ब्यूटेन लग गया, और 2 मिथाइल सेकंड नंबर के कार्बन के साथ ये मिथाइल ग्रुप लगा है। अब देखिए सेकंड जो है डाइमिथाइल प्रोपेन, देखो डाइमिथाइल 2 इसको ऐसा लिखेगा 2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल यानी मिथाइल जो ग्रुप होगा, और मिथाइल जो ग्रुप यानी CH3 वाला जो ग्रुप होगा वो कितनी बार आया, 2 बार। तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन यानी 3 कार्बन होगा, 1 2 3। देखिए 2 डाइमिथाइल यानी देखो बीच का जो कार्बन 1 2 उसमें 2 बार आया, उसके कार्बन की संयोजकता 4, तो 4 ही हाथ निकालेगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 37 जो कि हमारे श्वसन तंत्र की आकृति के बारे में बनाओ और उसे समझाना है। श्वसन तंत्र यानी हम लोगों के चैप्टर नंबर, ये जो चैप्टर नंबर 6 है उसका टॉपिक है। चैप्टर नंबर 6 में मनुष्य का श्वसन तंत्र का जो टॉपिक आता है उसके रिलेटेड बात है। मानव श्वसन तंत्र की प्रणाली में शामिल अंग कौन से होते हैं, तो नसकोरा या नासिका मार्ग जैसे हम कहते हैं, वायु नासिका के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, हवा में मौजूद धूल और अन्य अशुद्धियां इस रास्ते से द्वारा निकल जाती है, जो हमें श्लेष्म कहते हैं। हमारे नाक के जो बाल होते हैं ना उसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में श्लेष्म कहते हैं। फिर ये काम क्या करता है, हमारी बॉडी में जो वो कितने धूल राख होते हैं उसको हमारी नाक के मार्ग से निकाल देता है। अब देखो गले का अंग, तो देखिए गले में क्या होता है, कंठनली और श्वास नली भी होती है, और ये क्या करते हैं, यहाँ से गैस, वो गैस नहीं है, वो जो वायु होती है वो हमारी शरीर के अंदर जाती है। फिर श्वास नली गली से, बरोबर, श्वास नली कहाँ से कहाँ है, तो देखो श्वास नली गली से मूत्र मार्ग गुहा तक और फेफड़ों तक फैली हुई है, बरोबर। ग्रीवा क्षेत्र में उपस्थिति की परिसंरचना रचना वायु मार्ग को अवरुद्ध नहीं करती है। फिर देखिए फेफड़ा, फिर फेफड़ा कहाँ है, फेफड़ा नासिका में विभाजन करता है। फिर देखिए ये हमारे श्वसन तंत्र की फोटो है। फिर गुरुदृष्टि की खामी अर्थात क्या है, गुरुदृष्टि की खामी यानी गुरु यानी दूर या बड़ा, तो बड़ा है ना दूर की चीज समझ लीजिए। तो गुरुदृष्टि की जिस व्यक्ति को खामी है वो दूर की चीज देख पा रहा, पास की नहीं देख पा रहा, बरोबर। तो जब व्यक्ति दूर की चीज अच्छी तरह से देख पाए, उसकी पर खास पास की चीज अच्छी तरह नहीं देख पाए, तो हम समझ लेंगे कि उसे जो खामी है या उसकी आंखें, उसमें हुआ है गुरुदृष्टि की खामी। इसमें आंखों का जो लेंस है वो जरूरत के हिसाब से मोटा नहीं हो पाता, तब व्यक्ति के अंदर ये खामी पैदा होती है। देखो गुरुदृष्टि की खामी अर्थात क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है, सही आकृति प्रदर्शित करें। लघु दृष्टि दोष और गुरुत्व दोष के अंतर के बारे में 2 मुद्दे दीजिए। देखो आंख का वह दोष जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन वह निकट की वस्तु को उससे अदृश्य दिखाई देती है, अच्छी तरह दिखाई नहीं देती, तब हम कहते हैं कि उसकी गुरुदृष्टि की खामी आई है। निवारण क्या है, तो गुरुदृष्टि दोष से बचने के लिए व्यक्ति को उचित फोकस दूरी या शक्ति के साथ उत्तल लेंस का चश्मा पहनना चाहिए। उत्तल लेंस इस प्रकार का है, बरोबर। इसमें क्या होता है, देखिए आंखों जो लाइट की जो बीम आ रही है, जो प्रकाश की किरणें आ रही है, वो इधर हमारी आंखों के कॉर्निया साइड मिलना चाहिए, पर रेटिना की तरफ मिलनी चाहिए, रेटिना की तरफ मिलनी चाहिए। रेटिना की जगह वो क्या होता है थोड़ा सा, क्योंकि लाइट को जितना मोड़ना चाहिए था हमारी लेंस को वो मोड़ नहीं पाती, उसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो फोकस उसको जहां पे मिलना होता है वो एक्चुअली जो जगह होती है जो रेटिना में होती है उधर की जगह वो थोड़ा और पीछे जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि चीजें धुंधली हो जाती है, यहाँ तक की जो लाइट, यहाँ तक की जो डिस्टेंस उतना ही हमें दिख पाता है, यानी हमें चीजें क्या दिख रही धुंधली। तो पहले से ही अगर हमारी एक ऐसी चीज बनाए जो लाइट को पहले ही हमारे हमें मोड़ के दे दे तो हमारे लिए काम बन जाए। तो बस यही उत्तल लेंस काम करता है। अब लघु दृष्टि में क्या होता है, आंख आवश्यकता अनुसार पतला नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, यानी मोटा रहता है। सिंपल सी बात यह है कि इंसान दूर की लघु दृष्टि में इंसान लघु यानी पास की चीज तो देख पा रहा है पर दूर की नहीं देख पा रहा। और सीलियरी स्नायु होते हैं, सीलियरी स्नायु सामान्य रूप से तने हुए ही रहते हैं, यानी सीलियरी स्नायु में ये हमारा जो लेंस है वो हमेशा पतला ही रहता है और पतला रहता है, बरोबर। पर अगर हमें पास की चीज तो वो सीलियरी स्नायु हमारे जो लेंस है उसको थोड़ा मोटा करते हैं, और जब मोटा करते हैं तब हमें पास की चीज अच्छी तरह दिख पाती है। और जो लघु दृष्टि की खामी है उस व्यक्ति के सीलियरी स्नायु उसके लेंस को आवश्यकता अनुसार मोटा नहीं कर पाते, तब यह व्यक्ति आसपास अपने पास की अपनी दूर अपने से थोड़ी सी दूर की चीज इतनी अच्छी तरह से नहीं देख पाता, तब ये चीज होती है, बरोबर। अब देखिए गुरुदृष्टि भी हमने देख लिया। अब डायरेक्ट करंट और इनडायरेक्ट करंट के बारे में बात करते हैं। देखिए डायरेक्ट करंट और इनडायरेक्ट करंट को समझाइए, उनके बीच का अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए डीसी प्रवाह, यह धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है और वोल्टेज समय के साथ नहीं बदलता, ये डायरेक्ट करंट होता है। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो करंट सिंपल एक ही डायरेक्शन पे जाए बिना अपनी दिशा बदले, वो डायरेक्ट करंट। देखिए हमारे घर में जो चार्जर, ये जो बैटरियां आती है, ये हमेशा डीसी प्रवाह पे काम करती है।
फिर इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर दी गई है। हमारे घर में आने वाले ACDC के बारे में सारी की सारी चीज़ें, ये पढ़ने लायक बात है। मैं इसको आपको स्क्रॉल करके दे रहा हूँ, आप देख सकते हो अच्छी तरह से। तो दोस्तों आज के लिए ये जो सेशन था, इसमें ये जो पेपर है इसको हमने पूर्ण किया। आपका धन्यवाद।